A very warm welcome to all the students and learners, and today we are going to start a new poem which name is Keeping Quiet. कीपिंग क्वाइट कविता पाब्लो नेरुदा के द्वारा लिखी गई है, जिनका जन्म 1904 में हुआ था और 1973 में उनकी डेथ हो गई। और एक्चुअल में जो पाब्लो नेरुदा है ये राइटर का असली नाम नहीं है, ये उनका पेन नेम है। असली नाम राइटर का नफ्तली रिकार्डो रेयस बोसोल्टो है, जो कि पेरिल और चिली के एक टाउन में पैदा हुए थे। नेरुदा की जो कविताएं हैं वो इजीली जो अंडरस्टूड आने वाली इमेजेस है उनमें लिखी गई हैं, जो कि उनको कम ब्यूटीफुल नहीं बनाती। नोबेल प्राइज़ लिटरेचर के लिए इनको 1971 में दिया गया। और ये जो कविता है पाब्लो नेरुदा की कीपिंग क्वाइट, तो जो क्वाइटनेस है उसका जो इंट्रोस्पेक्शन है उसके लिए लिखी गई है, और ये एक फील क्रिएट करती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का ह्यूमन बींग्स के बीच में। देखिए, जैसे कि टाइटल सजेस्ट करता है कीपिंग क्वाइट, यानी कि चुप रहना, चुप रहने का अभ्यास करना। तो चुप रहने के फ़ायदे क्या हैं, क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, कुछ एक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल, जैसे इंसान अगर चुप रहता है तो अननेसेसरी बात करने से बच जाता है, झूठ बोलने से बच जाता है, अननेसेसरी आर्गुमेंट करने से बच जाता है। और जितना इंसान ज़्यादा बोलता है उसकी एनर्जी उतनी ही ज़्यादा वेस्ट होती है, तो अपनी एनर्जी भी सेव कर लेता है। कुछ लोगों को चुप रह करके, कुछ चीज़ों को चुप रह करके अवॉइड कर सकता है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं अगर व्यक्ति मौन का अभ्यास है, चुप रहने का अभ्यास करता है तो। लेकिन यहाँ जो कविता है कीपिंग क्वाइट, यहाँ राइटर हमें ये सब चीज़ें नहीं सिखा रहा है। वो हमें ये नहीं सिखा रहा है कि चुप रह करके कुछ अननेसेसरी चीज़ों को कैसे अवॉइड करना है, कैसे अपनी एनर्जी को सेव करना है। यहाँ राइटर हमसे कहना चाहता है कि कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि अगर हम उनके बारे में, उनको अगर हम स्टॉप कर दें, उन पे अगर पूरे तरीके से हम पाबंदी लगा दें, तो दुनिया की तस्वीर कैसी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं कविता कीपिंग क्वाइट। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। मैं 12 तक गिनूंगा और सभी चीज़ शांत हो जाएगी, यानी कि सभी लोग शांत हो जाएंगे। For once on the face of the earth, let us not speak in any language. Let us stop for 1 second and not to move our arms so much. कहता है कि फिर एक बार दुनिया का जो चेहरा है, उस दुनिया के चेहरे से लैंग्वेज गायब हो जाएगी। हम किसी भाषा में बात नहीं करेंगे, एक सेकंड के लिए हम रुक जाते हैं और हम अपने हाथों को ज़्यादा नहीं हिलाते। यानी कि जिस लैंग्वेज की बात करता है कि लेट अस नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज, इसका मतलब है कि राइटर ये कहना चाहता है, चूँकि हमारे बीच हम लोगों के बीच में लिंग्विस्टिक्स प्रॉब्लम भी एग्जिस्ट करती हैं। जैसे आप इंडिया के अंदर देख सकते हैं, साउथ इंडियंस नॉर्थ इंडियंस को सपोर्ट नहीं करते और नॉर्थ इंडियंस के साउथ इंडियन के साथ भी नहीं बनती है। जैसे तमिलनाडु है तो तमिलनाडु में इट्स अ तमिल स्पीकिंग जो लोग हैं वो वहाँ रहते हैं और हिंदी के विरोध में रहते हैं। यानी कि हिंदी से अगर एक्टिविटी, मतलब हिंदी के रिगार्डिंग कोई भी एक्टिविटी अगर वहाँ पर अगर शुरू की जाती है तो दे आर ऑलवेज अगेंस्ट द इनिशिएटिव। इसी वजह से जब हिंदी को मातृभाषा बनाने के लिए, राज्य की भाषा बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया, तो बड़े स्तर पर हिंदी भाषा का विरोध किया गया साउथ इंडियन जो स्टेट्स हैं उनके द्वारा। तो हम लोगों के बीच में जो लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम्स है ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है, जो कि इंसान के बीच में डिफरेंस को पैदा करती है। तो जो राइटर है पाब्लो नेरुदा, वो कहता है कि चलिए एक बार क्या होता है कि अर्थ के सरफेस से भाषा को ही ख़त्म कर देते हैं तो ये किस्सा ख़त्म हो जाएगा। वो कहता है कि इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रश, विदाउट इंजन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। वो कहता है कि देखिए कितना ज़्यादा अद्भुत नज़ारा होगा जब ना कोई रश होगा ना कोई इंजन्स होगा। यानी कि जो रश और इंजन्स है, राइटर यहाँ बात करता है उस बिज़ी सिटी की, उस बिज़ी शेड्यूल की, जो आम तौर पर हमें बड़े शहरों में देखने के लिए मिलता है। यानी कि जैसे मुंबई, चेन्नई और दिल्ली जैसे बड़े शहर हैं, वहाँ की जो ज़िंदगी है वो बड़ी भाग दौड़ भरी ज़िंदगी है। इंजन्स का जो मतलब है वो ये है कि कारें, बसें और जो ट्रेन है, ट्रेन पटरियों पर दौड़ती रहती हैं, कारें बसें सड़कों पर दौड़ती रहती हैं, तो एक बड़ा ही केओस वाली स्थिति रहती है। वो कहता है कि एक सडन स्ट्रेंजनेस पैदा हो जाएगी अगर हम इन सब चीज़ों को
बंद कर दें। यानी कि ये जो बिजीनेस हमारी ज़िंदगी में है, ये जो मैकेनिकल लाइफ हमारी हो चुकी है, अगर ये सब बंद हो जाए तो हम एक दूसरे के साथ रह पाएंगे, यानी कि एक दूसरे के लिए टाइम निकाल पाएंगे। और देखिए ये कितना ज़्यादा एक स्ट्रेंजनेस भरी स्थिति होगी। यानी कि शहरों की बिजी लाइफ में किसी व्यक्ति के लिए, मतलब किसी व्यक्ति के पास किसी दूसरे व्यक्ति के लिए समय नहीं होता है। तो राइटर कहता है कि अगर ये बिजनेस अगर बंद हो जाए तो एक बार फिर से हम साथ रहेंगे। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म वेल्स एंड द मैन गैदरिंग सॉल्ट वुड लुक एट हिज हर्ट हैंड्स। अब देखिए यहाँ सी लाइफ की, मरीन लाइफ की राइटर बात करता है। वो कहता है कि अगर फिशरमैन कोल्ड सी में वेल्स को हार्म ना पहुँचाए। देखिए ये चीज़ आपने कहीं ना कहीं पढ़ी होगी, कहीं ना कहीं सुनी होगी कि समंदर में जो वेल्स हैं उनका बहुत बड़े पैमाने पर शिकार किया गया, और जो वेल्स है उसी प्रजाति को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया, जिससे कि जो इकोसिस्टम है, जो मरीन लाइफ है, जो कि नेचर का हिस्सा है, वो अनबैलेंस हो गई। और वेल्स को मारा जाता रहा किसी न किसी कारण से, कभी उसके चर्बी के लिए, कभी किसी दूसरे चीज़ के लिए वेल्स को मारा जाने लगा। और जब इकोसिस्टम बिगड़ने लगा, मरीन लाइफ बिगड़ने लगी, तब लोगों का ध्यान इस चीज़ रह गया कि हाउ मच द वेल इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द मरीन लाइफ। तब जा कर के वेल के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो राइटर इसी चीज़ को इंडिकेट करता है कि फिशरमैन वेल्स को हार्म नहीं पहुंचाएगा, उसको चोट नहीं पहुंचाएगा। और जो आदमी सॉल्ट गैदर कर रहा है, यानी कि समंदर से जो चीज़ें इकट्ठी कर रहा है, समंदर से जो चीज़ें ले रहा है, वो एक बार अपनी स्थिति को देख पाएगा कि उसकी स्थिति कैसी है। यानी कि उसके जो हाथ हैं, यानी कि यहाँ जो चीज़ें हमें समंदर से मिलती हैं, वो उन समंदर से चीज़ों को हासिल करने में किस तरीके से अपने आप को हर्ट कर लेता है, वो उन चीज़ों को भी देख पाएगा। Those who prepare green wars with gas, wars with fire, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। अब देखिए यहाँ जो राइटर है इस स्टैंजा के अंदर वो इंडिकेट करता है युद्ध के बारे में। यानी कि 20वीं शताब्दी का दौर, पहले 50 साल और दुनिया ने 2 बड़े विश्व युद्ध अपने सामने देखे, और इनमें सबसे जो बड़ा भयंकर जो विश्व युद्ध था वो वर्ल्ड वॉर सेकंड था, जिसके अंदर पहली बार एटम का इस्तेमाल किया गया। और हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम जब गिरा तो पूरी दुनिया ने उसके डेवेस्टेटिंग इफेक्ट को देखा कि हाउ मच डेंजरस दिस एटम बॉम्ब कैन बी। तो उसके बाद में केमिकल वेपन्स पर पाबंदी लगा दी गई, और तरह तरह के समझौते देशों के बीच में हुए कि अगर कभी युद्ध होता है तो हम एक दूसरे पर परमाणु से हमला नहीं करेंगे। तो राइटर कहता है कि जो इन ग्रीन वॉर्स को प्रिपेयर करते हैं, गैसों से संबंधित वॉर को करते हैं, वॉर्स विद फायर, और जिसमें कि कोई सर्वाइवर नहीं होता बिना विक्ट्री के। यानी युद्ध का जो अंतिम परिणाम है वो अंतिम परिणाम केवल शांति की तरफ जाता है। यानी किसी भी बड़े युद्ध को आप उठाकर देख सकते हैं कि हर युद्ध में आखिर में जा कर के शांति को ही एक्सेप्ट किया गया है। ये डिसाइड किया गया कि जो आपस के जो डिफरेंसेस है उनको बैरी कर लिया जाए, उनको पैचअप कर लिया जाए और इस युद्ध को समाप्त कर दिया जाए। तो राइटर कहता है कि वो लोग जो इन सब चीज़ों की शुरुआत करते हैं, यानी कि वो पॉलिटिकल लोग जो इन सब चीज़ों की शुरुआत करके जो गरीब जनता है उसको इस चक्कर में धकेल देते हैं, कम से कम वो इन चीज़ों से बच जाएंगे। जो लोग इन वॉर के अंदर मरते हैं, जो लोग इन वॉर्स के अंदर मरते हैं वो बचेंगे और वो क्लीन क्लोथ्स पहन करके अपने ब्रदर्स के साथ शेड में चलेंगे, कुछ नहीं करते हुए। मतलब कुछ नहीं का मतलब ये है कि ये जो एक्टिविटी करते हैं एक दूसरे को मारने की, एक दूसरे की जान लेने की, जो मतलब जिस व्यक्ति के साथ मैं लड़ रहा हूँ, हो सकता है कि वो मेरा दोस्त बन जाए, हो सकता है कि उससे मेरी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाए। तो वॉर के समय जिसको मैं जानता नहीं हूँ वो मेरा दुश्मन बन जाता है। तो ऐसे में ये जो आपस की दुश्मनी है ये ख़त्म हो जाएगी और हम शांति के साथ मतलब आराम से बातें करते हुए, ज़िंदगी को अच्छे तरीके से बिताते हुए लाइफ में आगे बढ़ते रहेंगे। What I want should not be confused with total inactivity. Life is what it is about. I want no truck with death. राइटर कहता है कि
मेरी जो मैं बात कह रहा हूँ कि आप कुछ को कुछ नहीं करना है, आपको सारी एक्टिविटी बंद कर देनी है, मेरा मतलब टोटल इनएक्टिविटी के साथ नहीं है। यानी कि यहाँ राइटर ये नहीं कहता कि आप काम करना छोड़ दो, आप सारी चीज़ें बंद कर दो। राइटर कहता है कि जो एक्टिविटी ऊपर वो बता चुका है, यानी कि मरीन लाइफ को हर्ट करना, यानी कि इकोसिस्टम के साथ छेड़छाड़ करना और युद्धों में लगे रहना, यानी कि ह्यूमन जो एग्जिस्टेंस है उसको भी खतरे में डालना, या फिर जो दूसरी कोई एक्टिविटी है जिससे कि एक सामाजिक दूरी पैदा होती है, हमें उन चीज़ों को बंद करना है। मतलब मेरा मतलब उस चीज़ से है, मैं लाइफ इज़ व्हाट इट इज़ अबाउट, ज़िंदगी इन सब चीज़ों के बारे में। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मैं डेथ की बात नहीं कर रहा, क्योंकि डेथ में भी टोटल इनएक्टिविटी होती है। जब कोई इंसान मर जाता है तो वो हिलडुल नहीं सकता, यानी कि डेथ भी एक एक्टिविटी को लेकर आती है। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। अब वो कहता है कि अगर हम इतने सिंगल माइंडेड ना होते अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के मामले में, तो शायद ये जो ह्यूज साइलेंस है ये इंटरप्ट हो सकता था। ये जो सैडनेस है, किस तरह की सैडनेस कि जो हम खुद हैं एक दूसरे की, मतलब एक दूसरे से हमारा बनती नहीं है, यानी कि लोगों के बीच में दूरियां हैं और डेथ से उसको थ्रेटन करते रहते हैं। यानी कि एक इंसान दूसरे इंसान की जान लेने पर तुला हुआ है, जिस चीज़ को राइटर ऊपर के पैराग्राफ में सेंजा में इंडिकेट करता है वॉर के रूप में। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive। Now I will count up to 12 and you keep quiet and I will go। अब राइटर कहता है कि शायद जो अर्थ है वो हमें सिखा सकती है कि when everything seems dead, जब हर एक चीज़ वो दिखाई देती है कि मर चुकी है, and later proves to be alive, और बाद में एहसास होता है कि ये तो चीज़ ज़िंदा है। अब मैं 12 तक गिनूंगा और सभी लोग चुप हो जाएंगे और मैं चला जाऊंगा। इन लाइनों से राइटर का मतलब है कि अर्थ है, अर्थ से हम बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं, यानी कि जो मदर अर्थ है वो ह्यूमन बींग्स को बहुत सारी चीज़ें सिखा सकती है, या नेचर आप कह सकते हैं कि नेचर इंसान को बहुत सारी चीज़ें सिखा सकती है। नेचर में कुछ चीज़ें ऐसी दिखाई देती हैं जैसे कि वो डेड हों, लेकिन बाद में वो ज़िंदा ही ज़िंदा ही साबित होती हैं। जैसे ह्यूमन रिलेशनशिप, आप उसको कह सकते हैं कि ह्यूमन रिलेशनशिप आज के इस मैकेनिकल दौर में ऐसा लगता है जैसे कि वो डेड हो चुका है, यानी कि इंसान के बीच में दूरी है, हर एक इंसान दूसरे इंसान को फ़ायदा उठाने में लगा हुआ है, नुकसान पहुंचाने में लगा हुआ है। तो जो एक आपस का कोऑर्डिनेशन है, वो कोऑर्डिनेशन ऐसा लगता है जैसे कि वो जो आपस का भाईचारा है, आपस का सहयोग है, वो मर चुका है। लेकिन अगर थोड़ा ध्यान दिया जाए, थोड़ा इस चीज़ को समझा जाए, इस पर काम किया जाए, तो ये समझ में आएगा कि वो चीज़ मरी नहीं है, केवल हमने उस चीज़ को साइड कर दिया है। वो अभी तक लोगों के बीच में ज़िंदा है अगर उस पर ध्यान दिया जाए तो। सो दिस वॉज द पोएम कीपिंग क्वाइट, एंड आई विल बी मीटिंग विद यू in next video with next poem. Till then, thank you very much.